जो आज की हमारी ये मीटिंग चल रही है, ये विधि बनाने की ओर चल रही है। ये हमारी तीसरी चौथी मीटिंग है, चौथी से ज़्यादा होगी हमारे, इसमें से पाँचवीं है। और जिसमें प्रस्तावना हमारा 28/4 को 28/7 को पास हो चुका है प्रस्तावना आप लोगों ने। और इसमें इस बार केवल हम लोगों को समस्याओं पे चर्चा करनी है कि हमारी कौन कौन सी समस्याएं हैं। अब उन समस्याओं को हमको आज जो है कि डिनोट करना है, और इसी समस्याओं पे हमको कमेटी बनानी है, और उसी कमेटियों के आधार पे उस समस्याओं का निराकरण करना है। हमारे समाज में क्या क्या समस्याएं हैं, इसी पर चर्चा करना है। तो सबसे पहले हम भूपेंद्र सर को ही चाहेंगे कि सर इस पर अवगत कराएं कि कौन कौन सी समस्याएं हैं और किन समस्याओं पे हमको फोकस करना है कि हम इस पर लाभ बनाएं और इन समस्याओं को कैसे निराकरण करें। भूपेंद्र सर जी। मित्रों, मैं समझता हूं कि बेसिक जो समस्याएं होती हैं वो तीन हैं: सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। और बेसिक जो सवाल उठता है, अगर आपकी इकोनॉमिक पोजीशन साउंड है तो आप जो है वो सामाजिक रूप से भी मजबूत हो सकते हैं, राजनीतिक रूप से मजबूत हो सकते हैं, और एक सम्मानजनक समाज भी आप दे सकते हैं इस भारत की भूमि पर। तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले सामाजिक परिस्थितियों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। नंबर 1 है सामाजिक। सामाजिक परिस्थितियां ये है कि आज भी हमारा समाज 1000 साल की परिस्थितियों से गुजर रहा है। जो 1000 साल पहले परिस्थितियां बनी थी, उन्हीं परिस्थितियों से आज भी गुजर रहा। थोड़ा बहुत परिवर्तन इसलिए हुआ है कि देश में डेमोक्रेसी आई और संविधान लागू हुआ, रिजर्वेशन की पॉलिसीज आई, तो सामाजिक रूप से कुछ उत्थान तो हुआ। पॉलिटिकल, राजनैतिक जो हम लोगों को संरक्षण मिलना था, वो भी पार्टियों के द्वारा, कुछ संघर्षों के द्वारा, कुछ आंदोलनों के द्वारा हम आगे आए। और सामाजिक जो पृष्ठभूमि होती है, जितनी ही जागरूक होगी, जितने ही अच्छे एजेंडे को तय करेगी, उतना ही अच्छे ढंग से वो समाज विकसित होगा और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। और देश दुनिया में, भारत के समाज में वो अपना स्थान ग्रहण करेगा, अच्छी पोस्ट पर, अच्छी जगहों पर। तो मैं समझता हूँ कि सामाजिक परिस्थितियां सबसे पहले हम लोगों को उद्वेलित करती हैं कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, क्या समाज आज की परिस्थितियों लायक, आज के लोकतंत्र में अपने संघर्ष को किस तरह वो डेवलप कर रहा, उसको देखना है। और समाज के हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, विचारक हैं, अच्छे अच्छे सोच वाले लोग हैं, विद्वान हैं, कुछ अधिकारी भी हो गए हैं, तो इन लोगों को हम कैसे उसमें शामिल करें और उनसे एक दिशा लें, इस पर हमें बात करना है। तो सामाजिक रूप से तो हमें समझते हैं कि पहली समस्या तो ये है कि समाज में एक जो, अब पता नहीं क्या बात है कि जहाँ जाइए, मैं यूपी से लेकर के तमिलनाडु, आंध्रा और केरला तक गया हूँ, और पश्चिम में पंजाब और कश्मीर का कुछ इलाका देखा हूँ, और पूर्व में गुवाहाटी के आगे भी मैं गया। ये एक ही कल्चर, एक ही संस्कृति, एक ही आर्थिक प्रॉब्लम और एक ही तरह के
उनके खान पान, रहन सहन, शैक्षणिक से लेकर के और मेडिकल, सारी चीजें सब एक जैसी हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि जब एक तरह से सारी जगह पर एक कॉमन चीज है, वो है शराब, लीकर, तो हम समझते हैं कि समाज में एक स्वस्थ बहस करने के लिए और स्वास्थ्य सुधार के लिए भी और जीवन के सुधार के लिए जो नई पीढ़ी आ रही है, नौजवानों की पीढ़ी आ रही है, कम से कम एक आंदोलन का ये रूप हो कि हमारे समाज में जिम्मेदारियां लोकतंत्र की तरह संविधान के दायरे में बढ़ें और लोग ये समझे कि हमें दारू से कैसे छुटकारा समाज में मिलेगा। जिस दिन ये आंदोलन बन जाएगा, उसी दिन हमारे समाज से डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर, ऑफिसर, प्रोफेसर सब बनने लगेंगे। एक जागरूकता बढ़ेगी। तो मैं समझता हूं कि सामाजिक 3 चीज मैंने बताया था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो सामाजिक रूप से जागरूकता के लिए हमें ये पहली समस्या है पूरे भारत की बिरादरी की, वो है शराब, लीकर। तो शराब बंदी का जो मूवमेंट है वो सामाजिक रूप से लेना चाहिए। उसे किसी पॉलिसी की, गवर्नमेंट पॉलिसी की, स्टेट पॉलिसी की और किसी कानून की जरूरत नहीं है। उसे सामाजिक पॉलिसी बनाते हुए हम लोग उस पर बात करेंगे कि शराब से नुकसान क्या है। वो तो सरकारी विज्ञापन में भी आता है, लोग बातें करते हैं, तमाम चीजें होती हैं और हर घर का प्राणी ये समझता है कि शराब से क्या नुकसान है, क्या फायदा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो नौजवान पीढ़ी आ रही है 15 से लेकर के और 25 तक की आयु के जो लोग हैं, इन्हीं को पूरा बेस बनाना पड़ेगा। तो एक समाज में संदेश ये जाना चाहिए कि हमारे नौजवानों को कम से कम नशे के आगोश में नहीं आने देना है। और जिस दिन आप ये आंदोलन बना ले गए, मैं उस दिन भी कहा था कि आपकी आबादी 25 से 30 करोड़ है, उत्तर प्रदेश से लेकर केरला तक, तमिलनाडु तक, और कश्मीर से लेकर के गुवाहाटी, मिजोरम, त्रिपुरा तक 30 करोड़ लोग हैं। और जिस दिन 30 करोड़ के बीच में केवल इतनी बात चली जाएगी कि समाज के कुछ लोग या सारे लोग या जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं शराबबंदी की तरफ हमको ले जा रहे हैं कि हमें शराबबंदी का आंदोलन चलाना चाहिए, आंदोलन ही काफी है। उस आंदोलन के चलते एक ही चीज नहीं बताया जाएगा ना उसमें कि हम शराब क्यों पीते हैं, कैसे पीते हैं और इससे खर्च क्या होता है, इसका नुकसान क्या होता है। उसके साथ एक चीज और बतानी पड़ेगी कि जिस घर में शराब आई, शराब का मतलब ही होता है, शराब मतलब होता है शरारत, झगड़ा, लड़ाई। अब आपका मतलब होता है पानी, ऐसा पानी जिसकी वजह से झगड़ा पैदा हो जाए उसी को शराब कहा जाता है। शराब का ये उर्दू वर्ड है। शराब का मतलब ही है कि झगड़े का पानी है। तो झगड़ा चाहे परिवार में करेगा, चाहे समाज में करेगा, चाहे देश में करेगा, चाहे विदेश में करेगा, हर जगह उसको नुकसान है और उसके परिवार का नुकसान है। डेवलपमेंट का कोई रास्ता नहीं है, मौत ही सुनिश्चित है, बिना टाइम के मौत इससे होगी। तो इसलिए नंबर 1 पर मैं समझता हूं कि शराबबंदी का हमें ये प्रॉब्लम है समाज की, इसकी तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा, इसको आंदोलन का रूप देना पड़ेगा। और उसके साथ उसमें हमें ये जोड़ना पड़ेगा कि हमें शिक्षा की तरफ बढ़ना चाहिए। जब शराबबंदी मूवमेंट चलेगा उसी दौर में हमें ये भी बताना पड़ेगा कि हमारी पीढ़ियां जो आ रही हैं और जो नौजवान हैं
जो मध्यम एज के लोग होनी चाहिए कि सबसे बड़ा कारण हमारे पिछड़ेपन का वो है शराब। तो एक तो ये हो गया कि शराब बहुत बड़ा कारण है जो हमारे समाज को आगे नहीं जाने दे रहा है। हम किसी के ऊपर आरोप इस रूप में नहीं लगा सकते कि कौन गवर्नमेंट आई, कौन समाज आया, किसने हमारा शोषण किया, किसने शोषण नहीं किया। ये आज नए नशे के रूप में समाज को इस्तेमाल किया जा रहा है, वो धर्म का नशा। इसलिए नशाबंदी इसमें भी मैं ले आ रहा। ये भी नशा है। जिन समाजों ने धर्म का नशा पी लिया वो सोते रहे हैं, वो जागते हैं केवल वोट देने के लिए, और वोट जहां देते हैं जहां उनको अंधा बना दिया जाए, जहां उनको खाई में गिरा दिया जाए और कभी न पनप पाना। पूरे देश की यही बात है। तो नंबर 1 की बात ये हो गई कि हमें नशा मुक्ति की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और नशा मुक्ति के ही इर्द गिर्द हमें ये कहना पड़ेगा कि ये शिक्षा ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से पूरा समाज जागेगा और विकास की तरफ बढ़ेगा। बिना शिक्षा के कोई चीज हो नहीं सकती। इसलिए मैंने कहा कि एक तो 15 साल और 25 साल का मैंने बताया। 15 साल का जो बच्चा है वो कम से कम हाई स्कूल पास कर लेता है, इंटरमीडिएट में चला जाता है। तो अगर ये बच्चे हमारी बात को थोड़ा सा भी तवज्जो दे देंगे, उनकी समझ में बात आ जाएगी, तो ये पूरी पीढ़ी को ये मजबूत कर ले जाएंगे और समाज में एक नया उजाला आएगा। और मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग 10 से लेकर के 25 तक के एज के लोगों को इसमें शामिल करते हैं, उनके बहाने होंगे। मैंने देखा है कि आरएसएस बहुत ही गंदा काम करता है, लेकिन उसका जो तरीका होता है वो ये होता है कि बच्चों को वो खेल खिलाता है और उसी खेल खेल में वो समझा देता है कि हिंदू मुसलमान क्या है, नफरती चीजें उसके दिमाग में भर देता है। हमें ये करना है कि 10 साल से लेकर 25 तक एज के लोगों को कम से कम ये बताना है कि हमें नशा मुक्ति से, नशा के खिलाफ आंदोलन चलाना है और शिक्षा की तरफ बढ़ना है। और धर्म का भी एक नशा है जो घर में ही रहना चाहिए, सड़क पर नहीं आना चाहिए। इसलिए किसी के कहने पर, किसी के सुनने पर हमें केवल स्कूल की घंटी सुनाई पड़नी चाहिए, न कि इनके मंदिरों का घंटा जो फ्रॉड है। इस फ्रॉड के खिलाफ हमें भी इस शराबबंदी के साथ ही इस नशे को भी हमें तोड़ना पड़ेगा, तभी हमारा समाज विकसित होगा। क्योंकि ये जो पार्टियां सरकारों में आ रही हैं ये हमारे ही वोट से आ रही हैं, और हमारा वोट इसलिए विचलित हो जा रहा है क्योंकि उसको धर्म का नशा पिला दिया जाता है। वो धर्म के नशे में लोग सोए हुए हैं, वोट जा करके अंधे होकर के दे देते हैं और वो बर्बाद हो जाता है पूरा। हम लोग कहते रह जाते हैं कि नहीं भाई, शिक्षा की तरफ जो हमारी शिक्षा की व्यवस्था करे, जो हमारे रोजगार की व्यवस्था करे, सरकारी नौकरियों की व्यवस्था करे, स्कूल कॉलेज खोले, अस्पताल खोले, यूनिवर्सिटीज खोले, हमारे समाज से डॉक्टर पैदा हो, इंजीनियर पैदा हो, प्रोफेसर पैदा हो, वकील पैदा हो, समाज के तमाम ऐसे वर्ग पैदा हो जो रोशनी दे हमको। उधर हमारा ध्यान कभी नहीं जाएगा और हम लोग अकेले पड़ जाते हैं और समाज का जो अंधापन है वो प्रिवेल कर जाता है, और जो लोग उसको अंधा बनाए हुए वो फायदा उठा ले जाते हैं। अभी हजारों साल से हो रहा है। मैं इसलिए कहता हूँ कि रामायण पढ़ोगे तो शंभूक का वध होगा। शंभूक हमारे ही बिरादरी का आदमी था, ऋषि, उस जमाने का वो गुरु, शिक्षक जिसकी हत्या की गई। तो रामायण पढ़ोगे तो हमेशा हत्या होगी शंभूक की तरह। और महाभारत जब पढ़ोगे ना, जहाँ से ज्ञान कहते हैं बड़ा भारी ज्ञान है, राजनैतिक ज्ञान है, नीतिगत ज्ञान है, कुछ नहीं होता है। आपको संविधान की जरूरत, संविधान पढ़ने की जरूरत है। वो सब आंखें खोलेगा, वो आपके अधिकारों को सुनिश्चित करेगा। और महाभारत, जैसे मैंने कहा, रामायण पढ़ोगे तो शंभूक का वध होगा। शंभूक माने हम सब का वध होगा, शंभूक हमारे ही लोग हैं, शंभूकों का वध होगा। और महाभारत पढ़ोगे तो एकलव्य की तरह अंगूठा काटा जाएगा, हमारे सारे अकल, हमारी सारी पढ़ाई छीन ली जाएगी
और हम सब किसी काम के नहीं रह जाएंगे। अंगूठा काटने का मतलब यही है कि हम किसी काम के नहीं रह गए। आज भी वही हो रहा है, जहाँ जाइए वहाँ किस बिरादरी को हो, फला बिरादरी के। यहाँ कहाँ पढ़ती लिखती है, क्यों चले आए स्कूल में। कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, जहाँ लोग पढ़ाने लिखाने के लिए तैयार हो गए हैं, जो जागरूक हैं, जिनके इलाके में ये सब आंदोलन चले हैं, वो आंदोलन तो सफल रहे और वहाँ लोग पढ़े लिखे अधिकारी हो गए। नाबिक साहब उसमें से एक हैं। हमारे फैजाबाद में, अयोध्या में बहुत बड़ा मूवमेंट चला, डॉक्टर लोहिया से ले करके कम्युनिस्टों का आंदोलन वहाँ रहा, और वहाँ से अच्छे अच्छे आज भी वैज्ञानिक हमारे गांव का हुआ है DRDO में, 10 साल उसकी नौकरी हो गई है। तो इस तरह से डॉक्टरों, इंजीनियरों, सबकी जो शिक्षा की व्यवस्था है वो इसलिए चरमरा जाती है कि हमारा आदमी, हमारा समाज, हमारे समाज के लोग वो शराब के नशे में हैं, और शराब से भी बड़ा नशा जो धर्म का नशा, उसको पिला करके हमारे समाज के वोट बैंक को ही लूटा जा रहा है। तो नंबर 1 पर तो ये हो गई नशा। तो ये प्रॉब्लम है नशा। नशा मुक्ति ये है हमारी प्रॉब्लम और उसके लिए सॉल्यूशन। नंबर 2 होता है आर्थिक। आर्थिक में ये है प्रॉब्लम की जगह जगह पर, जैसे सरजू केवट जी एक बार बता रहे थे कि जगह जगह के जो प्रदेश हैं, अपने यहाँ जो जगह जगह उनके रहने के और रहन सहन के, खान पान के जो तरीके हैं, और उनके उद्योग के जो तरीके हैं, जो धंधे हैं, वो सब भी इसी से जुड़े हुए हैं। मैं मानता हूँ कि आप धंधा करिए, लेकिन बच्चे को, जो 10 साल का बच्चा हो गया, उसको स्कूल की तरफ भेजने की कोशिश करिए। तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो भी इसी से पैदा हो रही है कि जब पॉलिसी आएगी तो देखा जाएगा कि कौन समाज जागरूक है, और जब जागरूकता बढ़ेगी तो कोई भी पॉलिसी होगी उसका फायदा आपको मिलेगा। मसलन जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो ये सवर्णों के द्वारा, बड़ी जातियों के द्वारा प्रचारित किया गया कि इसका फायदा अहीर और कुर्मी पटेल लेगा। उसकी वजह ये थी, वो तर्क हमारे खिलाफ किया जा रहा था। उसकी वजह ये थी कि यादव उस जमाने में भी मिलिट्री में था, पुलिस में कहीं कहीं हम लोग बचपन में 77, 76, 75 में भी पुलिस के थानों में कहीं कहीं वो मिल जाते थे, दरोगा भी मिल जाते थे। तब मुलायम सिंह का कहीं अता पता नहीं था, ना समाजवादी पार्टी का अता पता था। इसलिए इनके ऊपर आक्षेप लगाया गया, कुर्मी के ऊपर आक्षेप लगाया गया। वजह ये जागरूक भी थे और लड़ाकू भी थे, और कुर्मी तो खैर संपन्न भी था, लेकिन यादव के पास संपन्नता नहीं थी, मगर वो लाठी थी उसके पास। जागरूक थे वो लोग, और कभी भी जो है वो किसी सरकार के पीछे नहीं चले, हमेशा विरोध की पॉलिटिक्स की। ये जागरूकता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर जागरूकता हो गई, लोग शिक्षित हो गए, तो जो भी पॉलिसी बनेगी उसका फायदा उनको मिलेगा। तो आर्थिक रूप से हम संपन्न होंगे। हम जैसे आज ये कहा जा रहा है कि हमारी बालू है, हमारे तालाब हैं, हमारे मछली के पट्टे हैं, ये तो हमारे पुश्तैनी हैं। ये किसी पॉलिसी, किसी गवर्नमेंट, किसी कानून की जरूरत नहीं। हालांकि इनके लिए कानून बनाया है, यूपी में कानून बना बीपी सिंह के जमाने में, जब वो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, हम लोगों को याद है। उसके बाद मुलायम सिंह ने यहाँ बनाया, कोऑपरेटिव बना करके देने की कोशिश किया। तो आर्थिक रूप से ये चीजें आज भी हमारे यहाँ के जो यूपी एक्ट में है, वो तालाबों का पट्टा उन्हीं लोगों को मिल सकता है जो इस बिरादरी के हों। ये सब सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि बालू से ही हमारे पूरे समाज का, करोड़ों लोगों का पेट भरेगा, करोड़ों लोगों का की शिक्षा की व्यवस्था हो सकती है। मछली से एक पर्टिकुलर स्थान पर वहां बिजनेस किया जा सकता है, लेकिन सब नहीं कर सकते हैं। तो एक ये पुश्तैनी आपका धंधा है, लेकिन पुश्तैनी धंधा ऐसा है जहां से आप निकल करके पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कर सकते। तो जो लोग इससे वंचित हैं
जो जो इन धंधों को नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूँ भले मछली के बड़े बड़े बिजनेस करते हो, मगर आईएएस पीसीएस उनके घर में कभी आप देखने को नहीं मिलेगा, ना डॉक्टर इंजीनियर कोई नहीं मिलेगा। ये मिडिल क्लास का आदमी जो दूसरे धंधे में है, जो किसी तरीके से अपना धंधा चला रहा है, उसको ही ये सब चीजें मिली हैं। और आज वो जैसे आप सब आए हैं, उसका ही एक तरीका रहा है कि उसके चलते ही हमारे ऑफिसर हुए हैं और हमारे कुछ कर्मचारी हुए हैं, गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, तमाम चीज़ों से वो आए हैं। तो ये है कि हमें उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं देना है कि आर्थिक रूप से जब मछली मारेंगे तब आप संपन्न होंगे, मछली का पट्टा पाएंगे तब संपन्न होंगे, बालू का ठेका पाएंगे तब संपन्न होंगे। ये तो आपका पुश्तैनी है। मैं बताया ना कि एक्ट भी बन चुका है, लेकिन कोऑपरेटिव जो सोसाइटियां बनी उसको पैसा देने के लिए हमारे यहाँ तो इलाहाबाद में सारे ब्राह्मण भर गए, सारे ठाकुरों ने ले लिया उस पट्टे को, पैसा दिए और पट्टा ले लिए, नाम इनके रहा, रवाना इनके नाम कटा, सारा टैक्स इनके ऊपर, इनका घर द्वार सब बिक गया और वो अरबपति बन गए। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, इसका भी फायदा आपको नहीं मिलेगा। आर्थिक रूप से आप विपन्न ही बने रहेंगे। इसलिए भी ये चीजें जरूरी हैं कि आप आर्थिक रूप से तभी संपन्न होंगे। और प्रॉब्लम ये है कि हम अपने समाज को पुश्तैनी पेशे की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं। हर बहस में हर तरह से लोग जो सोशल सर्विस में है, जो सामाजिक सेवा में हैं, वो भी यही बात करते हैं। इन बातों को भी हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा और एजुकेशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा कि जो भी कमाइए उसको आप अपने बच्चों की पर लगाइए। और शिक्षा यहाँ है कि सरकारों ने एजुकेशन इतनी महंगी कर दिया है कि अब बच्चे वो अच्छी शिक्षा भी नहीं पा सकते। जिस जमाने हम लोग आकर के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े, उस जमाने में 110 रुपए का एडमिशन हुआ था। सन 80 की बात था, 110 रुपए मेरा एडमिशन हुआ था। अब वहाँ 11,000 12,000 से लेकर के, और प्राइवेट स्कूलों में 1 लाख 1.5 लाख बीएड में, 2 लाख बीएड में, इस तरह से जो बढ़ी है फीसें। और टेक्निकल अगर आप होना चाहते हैं IITI वगैरह में, BSc वगैरह करना चाहते हैं, तो और महंगा हो गया है। तो एजुकेशन के भी दरवाजे आपके लिए बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास आर्थिक रूप से वो स्रोत नहीं है, वो पैसे नहीं आएंगे जो आप पैसे फीस के रूप में दे सकते हैं। तो आर्थिक रूप से तो हम लोगों को इस पर एक आंदोलन चलाना पड़ेगा कि जो भी हमारे पास पैसे की कमाई आए, जो भी कमाए हैं, वो संचित करके अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ, उनके स्वास्थ्य की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। और इस तरीके से हम 10 साल के बच्चे से लेकर के 25 साल की एज ग्रुप के लोगों को इस रूप में शिक्षित करने की कोशिश करें कि भैया पढ़ाई लिखाई, आर्थिक संपन्नता और शराबबंदी, ये 3-4 चीजें हैं जिससे हमारा समाज संपन्न हो सकता है, हमारे बच्चे आगे जा सकते हैं। और जो तीसरी सबसे बड़ी चीज है, जो प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी हो गई है, वो ये कि हमारा राजनीतिक विकास कहाँ ठप हो गया है। हमारा राजनीतिक विकास इसलिए ठप हो गया है, फिर मैं वहीं आ रहा हूँ, हमारी जागरूकता जो हम चला रहे हैं तमाम तरीके से, बहस के दौर से, एजेंडे के दौर से, अभी तमाम विषयों को रख करके जो बहस कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि लोग जागरूक हो जाएं, एक राजनीतिक समाज बन जाए। राजनीतिक समाज इस रूप में कि मैंने अपनी आंख से ही देखा, अनुभव की बात बता रहा हूँ कि फैजाबाद में अभी जो चुनाव हुआ उसमें अवधेश पासी शेड्यूल कास्ट का आदमी खड़ा हुआ समाजवादी पार्टी से, और उसके पहले समाजवादी पार्टी से आनंद सेन यादव खड़े होते थे। उनके फादर मित्र सेन यादव वो कम्युनिस्ट पार्टी से भी सांसद हुए थे, बसपा से भी वो काफी मानिंद थे। अब की साल क्या हुआ देखिए, पॉलिटिकल अवेयरनेस क्या होती है, राजनीतिक जो सोच समझ जो पैदा होती है, पॉलिटिकल समाज जो हो जाता है, तो उसका टारगेट होता है कि हमारी पॉलिसी जहां से बनेगी, जिस पार्टी से बनेगी और जिस सरकार से बनेगी, वो टारगेटेड होता है तब
जब जागरूक समाज होता है। अब की भी वही हुआ कि यादव खड़ा हो पार्लियामेंट के चुनाव में फैजाबाद अयोध्या से, जहां से अवधेश पासी जीते हैं समाजवादी पार्टी से, यादव को मित्रसेन के लड़के को वोट नहीं था। हम कहते हैं, हमारी बहसें होती, हमारे लोग बहस करते हैं कि भाई बिरादरी का क्यों नहीं देंगे हम। देखिए यही जागरूकता है, राजनीतिक एजेंडे में यही बता रहा हूं मैं कि उसका टारगेट होना चाहिए उस समाज का कि जो पॉलिसी बनेगी वो हमारे पक्ष में बनेगी, जो गवर्नमेंट आएगी हमारे पक्ष में होगी, जो आर्थिक एजेंडे लागू किए जाएंगे हमारे पक्ष में होंगे। जैसे मंडल कमीशन तभी लागू हुआ जब हमारे तरीके से गवर्नमेंट आई, दलितों पिछड़ों को मिल करके, और पिछड़ों के लीडर अच्छे अच्छे आए, उनकी सोच थी, सामाजिक सोच थी, समाजवादी सोच थी, उन लोगों ने इसको लागू किया। उसी तरीके से जब हमारे सोच की तरह, हमारी जागरूकता के हिसाब से जो हमारी डिमांड्स हैं, हम पॉलिटिकल समाज बन जाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारे लिए पॉलिसी बनेगी, और पॉलिसी एजुकेशन की बनेगी, इकोनॉमिकली पॉलिटिकल बनेगी, और रिजर्वेशन की बनेगी। तमाम पॉलिसीज जो बनेगी वो हमारे पक्ष में बनेगी। लेकिन कब? जब हम आप एजेंडे को चेंज करेंगे, एजेंडा चेंज करके उस एजेंडे को आंदोलन बनाएंगे। आंदोलन जब वो पूरी तरीके से हो जाएगा, समाज में चला जाएगा, तो उसका असर राजनीति पर भी पड़ेगा। राजनीति पर जब असर पड़ेगा तो लोग ये ढूंढेंगे कि आखिर इस समाज को क्या चाहिए। सर जब वो समझ जाएंगे समाज को ये चीजें जरूरत है, वो ये डिमांड कर रहा है, तो उसी हिसाब से वो पॉलिसी बनाएगा, उस हिसाब से कानून बनेंगे, उस हिसाब से सारी चीजें बनती रहेंगी, और तब हमारा विकास संभव है निश्चित रूप से। और लोग बोलने के लिए हैं। मैं तो आज सुनना ये चाह रहा था कि कौन कौन लोग आकलन कमेटी में और प्रॉब्लम कमेटी में कौन कौन बहस करेंगे। मैं आज सुनने के मूड में था, लेकिन कुछ बातें थी जो बताना जरूरी था, इसलिए अपनी बात समाप्त करते हैं। मैं अपने भाइयों की बात सुनूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। हमारे तमाम साथी इस समय जुड़े हुए हैं, और सुरजीत सिंह रहा हैं, और वंश गोपाल केवट नए साथी हैं। संतोष कुमार धरकार जी जुड़े हुए हैं लखनऊ से, और चूँकि उन्होंने मैसेज भी किया है कि उन्हें गांधी भवन में एक बैठक में जाना है। आप हमारे बेनबंसी समाज से हैं, जो हमारा समुदाय बेनबंसी से आता है, उनकी तरफ से हैं, और वो स्पष्ट धरकार लिखते हैं। तो हम फिलहाल डायरेक्ट जो है कि संतोष कुमार धरकार की तरफ चलेंगे, और उनको हम सुनना चाहेंगे कि वो अपनी बातों को रखें, चूँकि अवगत करा दें कि ये मीटिंग जो हमारी चल रही है ऑनलाइन, चूँकि इसमें समाज को समस्याओं रखने के लिए भी व्यवस्था दिया गया है कि कोई भी समस्या अपने समाज के लोगों के पास है तो वो अपनी चीज़ों को यहाँ पे ला के रख सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो आज की मीटिंग में है कि आज हम लोग विधि बनाने पे चल रहे हैं, विधि की ओर अग्रसर हैं, और ये आज समस्याओं का हम लोग आकलन कर रहे हैं। तो कुछ समस्याएं भूपेंद्र सर की ओर से आई है, और अब हम चाहेंगे कि संतोष कुमार धरकार सर अपनी बातों को रखें। संतोष जी, माइक ऑन कीजिए और अपनी बात रखिए।